हेलो और खुशामदीद। कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि सिस्टम तब्दीली को पसंद नहीं करते, वो मुज़ाहमत क्यों करते हैं? आज हम केमिस्ट्री के एक ऐसे ही बुनियादी असूल को समझने वाले हैं जो सिर्फ लैब्स तक ही महदूद नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी नज़र आता है। तो ज़रा सोचें, क्या हो अगर कोई सिस्टम तब्दीली का मुकाबला कर सके? यानी अगर उसके तवाज़ुन को छेड़ा जाए तो वो हिम्मत ना हारे, बल्कि खुद को एडजस्ट करके एक नया बैलेंस बना ले। है ना दिलचस्प बात? यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी गुफ्तगू की बुनियाद है। चलें इसमें मज़ीद गहराई में उतरते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम मुश्किल साइंसी बातों में पढ़ें, क्यों ना एक बहुत ही आसान सी मिसाल से शुरुआत करें। ज़रा एक केमिकल सीसॉ यानी सीसॉ के बारे में सोचें। जी हाँ, वही झूला, बस ये केमिकल्स का बना हुआ है। तो देखें होता क्या है। पहले स्टेप में ये सीसा बिल्कुल बैलेंस्ड है। एक तरफ हैं रिएक्टेंट्स यानी वो चीज़ें जो रिएक्शन शुरू करती हैं, और दूसरी तरफ हैं प्रोडक्ट्स यानी जो रिएक्शन के नतीजे में बनती हैं। अब दूसरे स्टेप में हम एक स्ट्रेस डालते हैं, मतलब एक तरफ थोड़ा वजन बढ़ा देते हैं, और तीसरे स्टेप में क्या होता है, सिस्टम फौरन हरकत में आता है इस तब्दीली का मुकाबला करने के लिए। और आखिरकार चौथे स्टेप में एक नया बैलेंस, एक नया तवाज़न कायम हो जाता है। ये सिस्टम की खुद को ठीक करने की एक कमाल की सलाहियत है। ठीक है, तो अब जब ये सीसा वाली मिसाल समझ आ गई है, तो अब वक्त है कि इस पूरे रिएक्शन को एक प्रॉपर साइंसी नाम दिया जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही बुनियादी उसूल है। और इस उसूल का नाम है ली शेटलियर का उसूल। सीधी सी बात है, जब भी तवाज़ुन में मौजूद किसी सिस्टम पर कोई बाहर से दबाव, या जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, डाला जाता है, तो सिस्टम खुद को इस तरह बदलता है कि उस तब्दीली के असर को ख़त्म कर दे और एक नया तवाज़ुन कायम कर ले। बिल्कुल हमारे सीसा की तरह, है ना? तो सवाल ये है कि हम इस तवाज़ुन को छेड़ कैसे सकते हैं। केमिस्ट्री में इसके 3 बड़े तरीके हैं, या आप कह लें 3 बड़े लिवर्स हैं। एक है इर्तिकाज़ यानी कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा दबाव यानी प्रेशर, और तीसरा दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर। चलें एक एक करके देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रेस है कॉन्सेंट्रेशन को बदलना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सीसा के एक तरफ कुछ और लोगों को बिठा दिया जाए या कुछ को उतार दिया जाए। इसका असर समझना बहुत ही आसान है। यहाँ उसूल बहुत सीधा सा है। अगर हम रिएक्टेंट्स वाली साइट पर वज़न बढ़ाएं, यानी रिएक्टेंट्स ज़्यादा कर दें, तो सिस्टम ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए दाईं तरफ झुक जाएगा। और अगर हम प्रोडक्ट्स वाली साइट पर वज़न बढ़ा दें, तो सिस्टम वापस रिएक्टेंट्स बनाने के लिए बाईं तरफ झुक जाएगा। मकसद हर बार एक ही है, जो भी तब्दीली की गई है उसके असर को उलट देना। चलें जी, अब आते हैं प्रेशर यानी दबाव पर। ये खासतौर पर उन रिएक्शंस के लिए बहुत अहम है जिनमें गैसें शामिल हों। ज़रा सोचें कि एक डब्बे में गैस भरी है और आप उसे ऊपर से दबा रहे हैं। सिस्टम इस दबाव से बचने के लिए क्या करेगा? यहाँ भी उसूल बहुत वाज़ेह है। अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो सिस्टम उस तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स कम हों। क्यों? ताकि वो कम जगह में फिट हो सकें और प्रेशर कम हो जाए। और इसके बरक्स, अगर प्रेशर कम किया जाए तो सिस्टम उस तरफ जाता है जहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हों, ताकि वो खाली जगह को भर सकें। मतलब सिस्टम हमेशा प्रेशर को कम करने की कोशिश करता है। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी बड़े स्ट्रेस की, यानी टेम्परेचर को बदलना। इसका असर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये इस बात पर मुनहसर है कि रिएक्शन गर्मी जज्ब करता है या पैदा करता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप हीट यानी हरारत को रिएक्शन का एक हिस्सा ही समझ लें। जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जो हीट जज्ब करते हैं, उनमें हीट एक रिएक्टेंट की तरह है। उसे रिएक्शन शुरू करने के लिए गर्मी चाहिए, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिस्टम ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए दाईं तरफ जाएगा। दूसरी तरफ है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हीट पैदा करते हैं। उनमें हीट एक प्रोडक्ट की तरह है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिस्टम इस इजाफी हीट से जान छुड़ाने के लिए वापस बाईं तरफ यानी रिएक्टेंट्स की तरफ चला जाएगा। अच्छा, इससे पहले कि हम एक ज़बरदस्त हकीकी दुनिया की मिसाल देखें, जल्दी से इस सब का खुलासा कर लेते हैं। रिएक्टेंट्स बढ़ाने से सिस्टम प्रोडक्ट्स की तरफ जाएगा। प्रेशर बढ़ाने से सिस्टम उस तरफ जाएगा जहां गैस के मॉलिक्यूल्स कम हों। और टेम्परेचर बढ़ाने का असर इस बात पर है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक।
یہ تینوں اصول ہی لی شیٹلیئر کے پرنسپل کی جان ہیں۔ چلیں اب تھیوری کو چھوڑتے ہیں اور ایک ایسی مثال دیکھتے ہیں جس نے لفظی معنوں میں ہماری دنیا بدل کر رکھ دی۔ بات ہو رہی ہے ہیبر بوش پروسیس کی، ایک ایسا عمل جس سے ہوا میں موجود نائٹروجن سے امونیا بنائی جاتی ہے، اور یہ پورا کا پورا عمل لی شیٹلیئر کے اصول کے گرد گھومتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مشہور سائنسدان وکلاؤس سمل نے اسے 20ویں صدی کی سب سے اہم ایجاد کہا ہے، اور جب اس کے اثرات کا اندازہ ہوگا تو اس بات سے اختلاف کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ذرا اس نمبر پہ غور کریں، 50%! آج دنیا کی آدھی آبادی کا کھانا اس کھاد کی وجہ سے ممکن ہے جو ہیبر بوش پروسیس سے بنتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج زندہ اربوں لوگ، ان کا وجود اسی ایک کیمیکل ری ایکشن کا مرہون منت ہے۔ یہ بات سوچ کر ہی انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سائنسدانوں نے یہ کمال کیا کیسے؟ انہوں نے توازن کو، ایکویلیبریم کو ہیک کیا۔ پہلا قدم، انہوں نے بہت ہی زیادہ پریشر اپلائی کیا تاکہ ری ایکشن اس طرف جائے جہاں کم مالیکیولز ہیں، یعنی امونیا کی طرف۔ دوسرا قدم، انہوں نے ایک درمیانہ ٹیمپریچر رکھا، ایک سمجھوتا کیا تاکہ ری ایکشن کی رفتار بھی ٹھیک رہے اور پیداوار بھی اچھی ہو۔ اور تیسرا اور شاید سب سے چالاکی والا قدم، وہ مسلسل بننے والی امونیا کو سسٹم سے نکالتے رہے۔ اس سے کیا ہوا؟ سسٹم توازن قائم کرنے کے چکر میں مزید امونیا بنانے پر مجبور ہوتا رہا، بار بار۔ تو اس ساری بحث کا، اس پوری کہانی کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ سب ایک بہت ہی بنیادی اور یونیورسل اصول پر آ کے ختم ہوتا ہے، مزاحمت کا اصول۔ بالکل سادہ الفاظ میں، توازن میں موجود کوئی بھی سسٹم تبدیلی کو پسند نہیں کرتا، وہ اس کی مزاحمت کرتا ہے تاکہ اپنا بیلنس دوبارہ حاصل کر سکے۔ یہی لی شیٹلیئر کے اصول کا دل ہے، اس کی روح ہے، ایک ایسا اصول جس میں ایک گہری سچائی چھپی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے لیے، کیمسٹری سے ہٹ کر سوچیں، ہماری زندگی میں، معیشت میں، بائیولوجی میں، معاشرے میں، اور کہاں کہاں توازن کا یہ اصول کام کرتا نظر آتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا، کیونکہ یہ اصول صرف ٹیسٹ ٹیوبز کے لیے نہیں بنا، یہ پوری کائنات کا اصول ہے۔